जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप जहां भी होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करते हैं उसका व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो केवल आप लोग धैर्य बनाकर देखिए। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, केवल आप लोग देखिए ध्यान से। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन इक्वेटोरियल कंडीशन। अक्षीय स्थिति में निकाल लिए था। अक्षीय स्थिति में मतलब द्विध्रुव के अक्ष के एलांग, मतलब इसी दिशा में, ये हो गया अक्षीय। अब हम क्या निकालेंगे? निरक्षीय स्थिति में, यानी इसके परपेंडिकुलर, लंबवत निकालेंगे। ये तो अक्ष के अनुदिश नहीं ना, अक्ष तो इसका इधर है, हम निकाल रहे हैं इधर, इसलिए इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में भी निकालना बहुत ही इजी है। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। यहां देखिए, सबसे पहले हम कुछ यहां पर कंसीडर कर लेंगे। इसे डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है उससे, लेकिन केवल आपको ध्यान से देखना है इसे। इसमें क्या हम लिखने वाले हैं, तो हम पहले लिख देंगे। माना कोई डायपोल AB है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतना लिख देंगे। इतना लिखने के बाद कुछ देखिए, यहां पर कुछ वैल्यू निकालना है। तो देखिए, O से बिंदु P के बीच की दूरी R है, ठीक है, R है। A और O के बीच की दूरी L हो गया। O और B के बीच की दूरी L है। यहां देखिए, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। यहां पर देखेंगे 90 अंश है, इधर भी 90 अंश है। तो यहां पर लंब हमें पता है R है, आधार पता है L है। तो कर्ण बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। निकाल सकते हैं नहीं? तो कर्ण हमें मिल जाएगा अंडर रूट में R² प्लस L²। कैसे निकलेगा? हाँ देख लीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण यहाँ पर क्या है? PB। तो PB बराबर मिल जाएगा यहां से अंडर रूट में OP का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। इन दोनों भुजाओं की लंबाई क्या है? बराबर है, इसलिए अगर A निकाल लेंगे वही मान इसका भी हो जाएगा। तो एक निकालेंगे, दोनों काम हो जाएगा। OP का मान है R, यानी R का स्क्वायर। OB का मान है L, L का स्क्वायर। ऊपर लगा देते हैं अंडर रूट। ये क्या है? PB यानी कर्ण निकल गया। तो कर्ण आ गया इन अंडर रूट में R² प्लस L²। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसे बहुत बताना जरूरी नहीं था, लेकिन आप लोग समझिए, एक एक पॉइंट समझिए। थोड़ी सी कमी हम इसमें छोड़ने वाले नहीं हैं। 100% आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लेंगे। उसके बाद माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। और यहां पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वह तीव्रता ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक में डिवाइड हो जाएगा। बिंदु P पर जो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे यहां पर, उसे हम नाम दे देते हैं E1। बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह क्या है? E1। यह E1 दो घटकों में विभाजित हो, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगा उसे हम नाम दे दिए हैं E1। E1 दो भागों में विभाजित हो जाएगा, ऊपर ऊर्ध्वाधर घटक और इस डायरेक्शन में क्षैतिज घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक अभी हम निकालेंगे और क्षैतिज घटक निकालेंगे। ठीक है, अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वह मिलेगा E2। E2 का डायरेक्शन होगा माइनस Q आवेश के तरफ होगा, जिसका नाम दे दिए हैं E2। E2 भी, ये जो E2 इधर है
यह भी दो घटकों में विभाजित हो जाएगा। इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये हो गया और क्षैतिज घटक ये हो गया। ठीक है, तो E2 भी ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक में विभाजित हो गया है, तो इसको भी निकाल लेंगे। तो चलिए E1 का ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक निकाल लेते हैं। E2 का ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, यहाँ देखिए पहले E1 का निकाल लेते हैं। E1 का डायरेक्शन इधर हो गया, ये हो गया E1, ये हो गया क्षैतिज घटक, ये हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हम लंब डाल देंगे और यहाँ भी इसे लंब डाल देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे ये समकोण त्रिभुज बन गया है। ये देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ कुछ हम नाम दे देते हैं, नाम दे दे क्या, ए बी सी। हम यहाँ इसको सी नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर इसका नाम डी, ये नाम है डी इसका। ठीक है, अब देखिए क्षैतिज घटक कैसे निकालेंगे। क्षैतिज घटक मतलब हमें ये चाहिए, ये क्या है, समकोण त्रिभुज का आधार है, यानी हम आधार निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज का आधार है। आधार हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर cos थीटा अप्लाई करेंगे। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में, सॉरी आधार बटे में कर्ण हो जाएगा। cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। कर्ण कितना है, कर्ण पहले लिख देते हैं। तो cos थीटा बराबर हो गया आधार बटे में कर्ण। आधार का मान कितना है, CP। तो CP बटे में कर्ण का मान कितना है, ये कर्ण है, कर्ण का मान है E1। तो CP बराबर मिल जाएगा E1 cos थीटा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो मिल जाएगा CP। CP क्या है, A। CP का मान मिल गया E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। तो क्षैतिज घटक हमें CP मिल गया है, CP का मान हो गया E1 cos थीटा। CP यही रहेगा, E1 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो CP बराबर E1 cos थीटा। CP क्या है, क्षैतिज घटक। इसी तरह हम ऊर्ध्वाधर घटक निकाल लेंगे। अगर हम इस वैल्यू को निकाल लिए तो इसके क्या है, समांतर है, ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर मिलेगा लंब बटे में कर्ण। लंब क्या है यहाँ पर, ये लंब है, ये कर्ण है। लंब यहाँ पर है CD, कर्ण है E1। तो CD बराबर मिल जाएगा E1 साइन थीटा। ये CD मिल गया है E1 साइन थीटा, यानी यह ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, ये क्योंकि यह इसके समांतर है तो CD इसके बराबर है, तो ये मिल गया E1 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक, E1 साइन थीटा। इसी तरह आप लोग E2 को भी ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक में तोड़कर मान निकाल सकते हैं। तो E2 का जो क्षैतिज घटक होगा उसे हम लिख देते हैं, आप लोग निकालिएगा, ये आएगा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। यहाँ पर भी क्या लगाएंगे आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। किस त्रिभुज में, इसमें, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है इसमें लगाएंगे। cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। आधार इसका CP है, कर्ण है इसका E2, तो CP बराबर मिल जाएगा E2 cos थीटा। और ऊर्ध्वाधर घटक भी यहाँ लगाएंगे, क्या हम साइन थीटा लगाएंगे, तो ऊर्ध्वाधर घटक हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसका मान E2 साइन थीटा। तो ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक आ गया है। बस यहीं पर टाइम ज्यादा लगा था, अब टाइम नहीं लगेगा, अब बहुत ही आसान है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, अब हम क्या निकालेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां निकाल लेते हैं। प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम नाम देते हैं E1। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, यहां निकाल लेते हैं हम। E1 बराबर 1/4πε0 K इंटू क्यू अपान में R² होता है। तो प्लस क्यू आवेश यानी बिंदु P और P के बीच की दूरी कितना है, अंडर रूट में R² प्लस L² का होल स्क्वायर, अंडर रूट में R² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जब लग गया तो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। 1/4πε0 के क्यू अपान में R² प्लस L², इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ये आ गया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 आ गया। अब इसी तरह हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निकाल लीजिए। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे नाम दे देते हैं हम E2। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, E2 बराबर 1/4πε0 ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कोलॉम्स लॉ। उसके बाद आवेश लिखते हैं, उसके बाद आवेश और उस पॉइंट के बीच दूरी लिखते हैं, उसका होल स्क्वायर। तो O और A के बीच दूरी कितना मिलेगा, जो दूरी ये है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो A और P के बीच की दूरी यही है, अंडर रूट में R² प्लस L², अंडर रूट में R² प्लस L² का होल स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं E बराबर होता है 1/4πε0 क्यू अपान में R², डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पर है अंडर रूट में R² प्लस L², उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/4πε0 के क्यू अपान में इसका होल स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, R² प्लस L²। इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, तो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आया है, यह केवल क्षैतिज घटक के कारण मिलेगा, ओनली क्षैतिज घटक के कारण। इस यहाँ पर जो है क्षैतिज घटक क्या है, E1 cos θ, E2 cos θ, इसी घटक के कारण मिलेगा, ऊर्ध्वाधर घटक के कारण नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर घटक है यह परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को, एक दूसरे को के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए E1 sin θ और E2 sin θ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, केवल क्षैतिज घटक के कारण। ठीक है, तो ई नेट निकाल लेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे हम क्या करते हैं, ई नेट मतलब परिणामी। यहां ई नेट बराबर मिलेगा ई नेट बराबर E1 cos θ प्लस
E2 cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लेते हैं। तो E1 प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बाद दो लाइन आप लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान केवल क्षैतिज घटक E1 cos थीटा E2 cos थीटा के कारण मिलेगा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा के कारण नहीं मिलेगा, क्योंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। इतना आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद ये लाइन आप लोग लिखेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नेट। ई नेट कैसे मिलेगा, केवल क्षैतिज घटक E1 cos थीटा E2 cos थीटा। cos थीटा दोनों में था, कॉमन कर लिए। अब क्या करेंगे, E1 का मान E2 का मान रख के जोड़ लेते हैं। E1 का मान यहाँ पर आ गया है, E2 का मान यहाँ आ गया है, तो रख के जोड़ते हैं। रख के हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो रखते हैं, तो E1 का मान रखते हैं। E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इस वैल्यू को हम छोटा कर लेते हैं, हम मान लेते हैं ए के है, क्या है, इसको इस पूरे वैल्यू को हम मान लेते हैं के। इतना बड़ा हम बार बार क्यों लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉल के बराबर हम मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये किसके बराबर है, स्मॉल के बराबर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के किसके बराबर है, के। इस पूरी वैल्यू को हम मान लेते हैं स्मॉल के, तो ठीक है। इस पूरी वैल्यू को हमने मान लिया स्मॉल के। उसके बाद Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया E1 का मान। E1 का मान, E2 का मान A है, इसके स्थान पर हम स्मॉल के रख देंगे, प्लस E2 का मान रखेंगे यहाँ, स्मॉल के हो गया। उसके बाद Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ब्रैकेट को बंद करिए। उसके बाद है cos थीटा। cos थीटा का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से इस त्रिभुज से cos थीटा का मान निकाल लेंगे। तो cos थीटा बराबर मिलेगा आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, आधार यहाँ पर L है, कर्ण है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आधार हो गया L बटे में अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा का मान जो यहाँ पर है, इसके प्लेस पर हम इतना लिख देंगे, ठीक है। इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके cos थीटा का मान निकाल लिए हैं, तो cos थीटा का मान ये आ गया। अब यहाँ पर रख देंगे, तो cos थीटा के प्लेस पर रखेंगे L अपान में इन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोग हर समान है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी बटे में सेम है, यानी हर सेम है। के क्यू अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस के क्यू अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये जुड़ जाएगा। ये कितना बन जाएगा, यह बन जाएगा 2KQ बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर गुणे में L अपान में अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसमें क्या है, अंडर रूट लगा है। अंडर रूट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2, इसके पावर में 1/2 और इसके पावर में 1। आधार तो सेम है, घात अलग अलग है, घात को जोड़ लेंगे। 1/2 प्लस
1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1/2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 3/2, 3/2 आ जाएगा। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 3/2, ये आधार समान है तो घात को जोड़ लेंगे, घात में आ जाएगा 3/2। तो आगे लिखते हैं हम, आगे लिखते हैं के गुणे के इंटू आगे हम इस तरह लिख सकते हैं के इंटू क्यू इंटू 2l अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसके पावर में 3/2। ठीक है, कैसे आया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्या किए हैं, 2 का गुणा l के साथ कर दिए, 2l। Q इंटू 2l को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, Q इंटू 2l को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे P से डिनोट करते हैं। इसका मान आ गया ए स्मॉल के इंटू P बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल की पावर में 3/2। तो यहां आप लोग लेंगे चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2l। यहां पर जो भी पॉइंट लिखा गया आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट के P अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के होल पावर में 3/2। यहाँ पर K का मान क्या है, K का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। तो इतना बड़ा बार बार लिखने से अच्छा हम इसको कुछ मान लिए हैं K के बराबर, इसलिए लिखना आसान हो गया। यह है हमारा फाइनल रिजल्ट। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और आप लोग एक पॉइंट को ध्यान में देंगे, निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। आई होप आप लोगों ने निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है उसे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए।